हेलो स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज हम 9th क्लास की मोमेंट्स बुक से 8th चैप्टर पढ़ेंगे। इसका टाइटल है अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इट हैज़ बीन रिटन बाय जैन गोडियोसो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक इट्स टाइटल, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। अब देखिए, हाउस का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन वही हाउस होम में चेंज हो जाते हैं कब? जब हम वहाँ पे रहने वाली फैमिलीज़ की, उनके लव, अफेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो इस टाइटल का मतलब है कि एक हाउस एक होम नहीं होता है, उसे होम बनाने के लिए लव, अफेक्शन, फीलिंग्स की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में किसके हाउस और किसके होम की बात हो रही है। बच्चों, ये चैप्टर है एक टीनेजर लड़के के बारे में जिसने हाई स्कूल में एंटर कर लिया था, लेकिन उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेट्स रीड द चैप्टर एंड नो द रीजन व्हाई वाज ही फीलिंग सो बोरिंग। द बॉय इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड ही सेज, माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स अनकंफर्टेबल। मेरा हाई स्कूल का पहला साल, उसमें मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. अब मैंने जूनियर हाई को छोड़ दिया था और उस समय मैं अपनी क्लास का हेड था, उस समय मैं अपनी क्लास का मॉनिटर था। तो अपर क्लास लेवल में जो सीनियरिटी का बेनिफिट था वो मैं एंजॉय कर रहा था, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद वो बेनिफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं उस समय फ्रेश स्टूडेंट था। तो बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि हाई स्कूल में जाकर नरेटर को बहुत ही बोरिंग लग रहा था, ऑकवर्ड महसूस कर रहा था वो, क्योंकि ये उसका पहला साल था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। नया वाला स्कूल मेरे पुराने वाले स्कूल से 2 गुना बड़ा था। And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. Isolated means lonely or far away from people. अब जो है नरेटर कहता है कि चीज़ें और भी बदतर हो गई थी क्योंकि मेरे क्लोज फ्रेंड्स तो दूसरे स्कूलों में चले गए थे और इसीलिए मैं बहुत ही अकेला महसूस करता था। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. मुझे अपने पहले वाले टीचर्स की इतनी ज़्यादा याद आती थी कि मैं पुराने वाले स्कूल में उनसे मिलने के लिए जाता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. वे मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि मैं स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं ताकि मैं नए नए लोगों से मिल सकूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने मुझे बताया कि समय के साथ साथ मैं वहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा और शायद एंड में तो ऐसा हो जाएगा कि मुझे नए स्कूल से पुराने स्कूल की कंपैरिजन में ज़्यादा प्यार हो जाएगा। इसका मतलब टीचर उसको समझाते थे कि समय के साथ साथ तुम नए स्कूल में अपने आप को एडजस्ट कर लोगे और नए स्कूल के साथ भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, तुम्हारा मन वहाँ पर लग जाएगा। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. उन्होंने तो मुझसे वादा भी ले लिया कि जब ऐसा हो जाएगा, जब नए स्कूल में मेरा मन लग जाएगा, तो भी मैं वहाँ पर आऊँ और समय समय पर उनसे मिलता रहूँ। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मैं समझ रहा था टीचर्स के मनोविज्ञान को, उनकी सोच को कि वो मुझे क्या समझाना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस किया। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. एक संडे की दोपहर को, जब मुझे हाई स्कूल स्टार्ट किए हुए लंबा समय नहीं हुआ था, मैं अपने घर में डाइनिंग रूम टेबल पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। ये एक बहुत ही ठंड वाला, हवादार वाला दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। हमारे फायर प्लेस में आग जल रही थी। बच्चों, आप फायर प्लेस की इमेज भी देख सकते हैं। घरों को वार्म बनाए रखने के लिए फायर प्लेस को यूज़ किया जाता है। एज यूजुअल, माई रेड टेबी कैट वॉज लाइंग on top of all my papers, purring loudly
and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. और जैसा अक्सर होता था, हर रोज़ की तरह मेरी लाल धारीदार बिल्ली लेटी हुई थी मेरे पेपर्स के ऊपर। पर मीन्स साउंड मेड बाय अ कैट। मेरी बिल्ली तेज़ तेज़ आवाज़ें कर रही थी और बीच बीच में वो क्या कर रही थी? स्वेटिंग। स्वेटिंग मीन्स टू हिट समथिंग। और वो बीच बीच में अपने पंजे मेरे पेन के ऊपर मार रही थी, और वो भी किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए। इसका मतलब नैरेटर अपनी बिल्ली के साथ एंजॉय कर रहा था। उसे अपनी इस कैट से बहुत ज़्यादा प्यार था और कैट भी नैरेटर के साथ इमोशनली अटैच्ड थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी। वह मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर when she was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. मैंने उसे उस समय बचाया था जब वह एक छोटा बच्चा हुआ करती थी, और वो भी ये जानती थी कि मैं अकेला ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसे अच्छी लाइफ देने के लिए, उसे कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। इसका मतलब बिल्ली को भी ये समझ थी कि नरेटर ही उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. Stoking the fire means feeding and tending the fire. जैसे हम किसी भी चूल्हे में आग जलाते हैं तो आग को जलाए रखने के लिए उसमें लकड़ी या कुछ और फ्यूल हम डालते रहते हैं। तो नैरेटर बताता है कि मेरी माँ भी आग को संभाल रही थी ताकि घर वार्म बना रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। अचानक से मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और उसके बाद मैंने नोटिस किया स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। सीलिंग मीन्स छत। छत से धुआं निकल रहा था। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। धुआं रूम में इतना जल्दी भरना शुरू हो गया कि हमें मुश्किल से ही कुछ दिखाई दे रहा था। Groping our way to the front door, we all ran out into the front yard. Groping means searching blindly. अब कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं भर गया था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तो हम फ्रंट डोर के रास्ते की तरफ टटोलते हुए फ्रंट यार्ड की तरफ दौड़े, सामने वाले आंगन की तरफ भागे। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames. एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। और उस समय तक, जब तक कि हम बाहर निकलते, पूरी छत आग की लपटों से घिर गई थी। एनगल्फ्ड मीन्स सराउंडेड बाय, एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। आग बहुत तेजी से फैलती जा रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए दौड़कर पड़ोसियों के घर पहुंचा, जबकि मैंने देखा कि मेरी मदर घर की तरफ वापस भाग रही थी। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. मेरी माँ घर से बाहर दौड़कर आई और उसके हाथ में एक छोटा सा मेटल बॉक्स था जिसके अंदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भरे हुए थे। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. I knew what she was after. उसने उस केस को जल्दी से लॉन में गिराया और फिर हड़बड़ाहट की हालत में ही वापस घर की तरफ दौड़ गई। मुझे पता था कि वो क्या लेने जा रही थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और मुझे पक्का पता था कि मेरी मदर फादर की पिक्चर्स को, लेटर्स को आग की लपटों में जलने नहीं देगी। दे वर दी ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। केवल वो ही चीज़ें तो थी जिनके सहारे वो उनकी याद को जिंदा रख सकती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो। हालांकि मैं इस इमोशनल बॉन्डिंग को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं चीखा, मॉम नहीं, घर के अंदर मत जाओ। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. मैं भी माँ के पीछे भागने ही वाला था कि तभी मैंने महसूस किया कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पीछे खींच लिया था। It was a fireman. ये एक फायरमैन का हाथ था। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था कि गली में फायर ट्रक्स आ चुके थे। गली फायर ट्रक से भरी हुई थी। I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand. My mother's in there." मैं अपने आप को उसकी पकड़ से आज़ाद करवाना चाह रहा था। मैं चीख रहा था, तुम नहीं समझते, मेरी माँ घर के अंदर है।
He held on to me while other firefighters ran into the house. उसने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरे फायर फाइटर्स घर की तरफ दौड़े. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I'd run. वो जानता था कि मैं लॉजिकली बिहेव नहीं कर रहा था और अगर उसने मुझे छोड़ दिया होता तो मैं भाग गया होता. ही वॉज राइट. वो सही सोच रहा था क्योंकि मेरा मन उस समय यही था कि ये फायर फाइटर मुझे छोड़ दे और मैं घर के अंदर जाकर अपनी माँ को बचा लूँ. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. उसने मुझे कहा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे उसको ले आएंगे. इसका मतलब जो फायर फाइटर्स घर की तरफ दौड़े थे वे उसकी मदर को ले आएंगे, ऐसा अश्योरेंस फायरमैन ने उसे दे दिया था. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. उसने मेरे ऊपर एक कंबल रैप कर दिया, कंबल लपेट दिया और मुझे नीचे हमारी कार में बिठा दिया. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. In tow means behind him. Emerged means came out. और जल्दी ही उसके बाद एक फायरमैन हमारे मकान से निकला और मेरी माँ उसके पीछे पीछे थी. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. वह जल्दी से मेरी मदर को फायर ट्रक में लेकर गया और एक ऑक्सीजन मास्क उनको लगा दिया. I ran over and hugged her. मैं दौड़ा और माँ के गले लग गया. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. ये विचार कि मैं माँ को खो सकता था, सिर्फ इसी विचार से वो सारे पल जब कभी मैंने माँ के साथ आर्ग्यूमेंट किया था या उनको नफरत की थी, वो सब कुछ अब वैनिश हो गया था, गायब हो गया था. She is going to be okay, said the fireman. फायरमैन ने कहा वो ठीक हो जाएगी. She just inhaled a little smoke, क्योंकि उसने थोड़ा धुआं इनहेल कर लिया है. अब क्योंकि मदर धुएं से भरे हुए मकान में अंदर गई थी तो धुआं सांसों के साथ उनकी बॉडी में चला गया था. And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. Dazed means stunned. जबकि फायरमैन दौड़कर वापस फायर को बुझाने के लिए चला गया था और मैं और मेरी माँ वहाँ पर हैरान होकर बैठे रहे. आई रिमेंबर watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. मुझे याद है कि मैं कैसे अपने मकान को जलते हुए देख रहा था और ये सोच रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था. मैं बिल्कुल हेल्पलेस था. 5 hours later the fire was finally out. और आखिर आग 5 घंटे के बाद बुझा दी गई. इसका मतलब आग को बुझाने में 5 घंटे लग गए थे. आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन. हमारा हाउस लगभग पूरा जलकर नष्ट हो गया था. बट देन इट स्ट्रक मी. और लेकिन तभी अचानक से मेरे दिमाग में विचार आया, आई हैडंट सीन माई कैट. मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था. वेयर वॉज माई कैट. मेरी कैट कहाँ थी. मच टू माई हॉरर आई रियलाइज्ड that she was nowhere to be found. और जब मैंने ये महसूस किया कि वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. और तब सारी बातें एक साथ ही मुझे याद आ गई. नया स्कूल जहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, द फायर, फिर ये आग और फिर मेरी बिल्ली गुम हो गई थी. मैं रो पड़ा था, मैं चीख रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था. इसका मतलब मेरा बुरा टाइम चल रहा था क्योंकि सारी ही मुसीबतें एक साथ ही आ गई थी. द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट. उस रात फायरमैन ने हमें अपने हाउस में जाने की इजाज़त नहीं दी. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि ये अभी भी बहुत ही खतरे वाली बात थी. डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. मेरी बिल्ली मर गई थी या जिंदा थी ये जाने बगैर मैं अपने मकान को छोड़ने के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकता था. इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था. रिगार्डलेस आई हैड टू गो. लेकिन फिर भी मुझे वहाँ से जाना पड़ा. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets. और अब हम अपनी कार में लद गए उन कपड़ों के साथ जो हमने पहने हुए थे और फायरमैन ने जो हमें ब्लैंकेट्स दिए थे उनके साथ ही हम चल पड़े. एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट. रात गुजारने के लिए हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मकान की तरफ जाना पड़ा.
द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगला दिन सोमवार था, मैं स्कूल में गया। वेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड worn टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़। जब आग लगी तो मैं वही ड्रेस पहने हुए था जो मैं उस सुबह चर्च जाते हुए पहन कर गया था, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ वेर आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तो मैंने अपने जूतों को उतार फेंका था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वे भी आग का ही शिकार हो गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। इसीलिए मुझे अपनी आंट से टेनिस के जूते उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल ना जाकर घर पर ही क्यों ना बैठा रहूं। इसका मतलब नैरेटर बहुत ही उदास था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो स्कूल में जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। और कारण क्या था वो आगे हमें बताता है। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट। इसका मतलब नैरेटर तो स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी मदर इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए नैरेटर मजबूर था स्कूल जाने के लिए। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। लेकिन मैं हर चीज़ से अब बुरी तरह से थक चुका था, मैं बहुत ही घबरा रहा था। The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. I had my life in that backpack. वो कपड़े जो मैंने पहने हुए थे वो भी बड़े विचित्र अजीब लग रहे थे। मेरे पास ना तो बुक्स थी ना होमवर्क था, और मेरी बैग पर पीठ पर लटकाने वाला जो मेरा बैग था वो भी मैं खो चुका था। मेरे उस बैकपैक में मेरी ज़िंदगी थी। अब बच्चों देखो, हर बच्चे को अपने स्कूल की बुक से, बैग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, लेकिन नैरेटर जो अपनी इन सारी चीज़ों को खो चुका था अब वो बहुत ही उदास हो चुका था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। मैं जितना अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता, हालात उतने ही बदतर होते जा रहे थे। वॉज आई डिस्टाइंड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ओनली माई लाइफ। आउटकास्ट मीन्स वन दैट इज रिफ्यूज्ड एक्सेप्टेंस बाय सोसाइटी। गीक मीन्स अनफैशनेबल। इन दोनों ही शब्दों का मतलब है कि समाज के द्वारा जिसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो नैरेटर बहुत ही उदास था। वो कहता है कि क्या मेरी किस्मत में ये लिखा था कि सोसाइटी मुझको एक्सेप्ट ही ना करे, स्वीकार ही ना करे। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। मुझे यही महसूस हो रहा था। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। अगर लाइफ को इसी तरीके से चलना था तो मैं ना तो बड़ा होना चाहता था, ना चेंज होना चाहता था, और ना ही लाइफ को हैंडल करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं तो हालातों से इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं केवल मर जाना चाहता था। तो बच्चों, लाइफ की इन प्रॉब्लम्स के आगे नैरेटर थक गया था, हार गया था, और अब वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि उसके मन में मरने की इच्छा आ गई थी। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ोंबी। ज़ोंबी मीन्स अ डल पर्सन लाइक डेड बॉडी। मैं एक जिंदा लाश की तरह ही स्कूल का चक्कर लगाता रहा। एवरीथिंग फेल्ट सरियल एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। हर चीज़ अब क्या लग रही थी? अजीब। सरियल मीन्स स्ट्रेंज, और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, my house and my cat had all been ripped away. Ripped away means torn apart. जो भी सुरक्षा की भावना, जो भी सिक्योरिटी मेरे मन में थी, मेरे पुराने स्कूल से, मेरे मित्रों से, मेरे मकान से और मेरी बिल्ली से जो सिक्योरिटी मेरे मन में थी, वो अब सब कुछ छीन चुका था, सब कुछ दूर जा चुका था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. उस दिन स्कूल के बाद मैं उस जगह चलकर गया जो कभी मेरा मकान होता था, और वहाँ पर हुए नुकसान को देखकर मैं हैरान रह गया। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. जो चीज़ें जली नहीं थी अब वो नष्ट हो गई थी पानी और केमिकल की वजह से, जो फायरमैन ने फायर को बुझाने के लिए यूज़ किए थे। इसका मतलब नैरेटर ये देखकर हैरान रह गया था कि जो चीज़ें आग से नहीं जली, आग से बच गई, वो पानी और केमिकल की वजह से नष्ट हो चुकी थी। तो अब उसका मकान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था।
The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. केवल कुछ मटेरियल चीज़ें ही नष्ट नहीं हुई थी, जैसे कि फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ दूसरे पर्सनल आइटम्स जो मेरी मदर ने बहुत ही बहादुरी से बचाए थे. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर. लेकिन मेरी बिल्ली वो जा चुकी थी और मेरा दिल बहुत ही दर्द महसूस कर रहा था, दुख महसूस कर रहा था उस बिल्ली को याद करके. नैरेटर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, लेकिन हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर होता है. तो नैरेटर की लाइफ की प्रॉब्लम्स भी कब दूर होंगी, इसको जानने के लिए आइए चैप्टर को आगे पढ़ते हैं. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. दुख मनाने का, रोने का कोई समय नहीं था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. मेरी मदर जल्दी से मुझे हाउस के बाहर ले गई. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. अब हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी और मुझे जाकर स्कूल के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हमें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं था, कैश भी नहीं था और यहाँ तक कि कोई आई कार्ड भी नहीं बचा था जिसकी हेल्प से हम बैंक से पैसे निकलवा सकें. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. हर चीज़ तो उस धुएं में, आग के धुएं में जलकर राख हो चुकी थी, हमसे दूर जा चुकी थी. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Rubble means waste or rough fragments of stone, brick, etc. अब नैरेटर का मकान तो जल चुका था, इसीलिए उसकी जगह उसका मलबा ही बच गया था. उस सप्ताह वो मलबा जो कभी हमारा मकान होता था उसको साफ किया जा रहा था. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris. Debris means scattered pieces of remains. हालांकि हमने एक पास में अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था, लेकिन मैं उनको देखने जाता था कि कैसे वो मलबे को उठा रही हैं, साफ कर रही हैं. होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, शी वॉज गॉन. मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं मेरी कैट मिल ही जाएगी, लेकिन वो तो जा चुकी थी. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. Vulnerable means helpless. मैं उस बेचारी छोटे किटन के रूप में उसको याद करता रहा, उसके बारे में सोचता ही रहा. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. सुबह सुबह जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था, उसे नींद से जगा देता था, तो वो मेरे पीछे पीछे ही चिपकी रहती थी, मेरे कपड़ों के ऊपर चढ़ जाती और फिर सोने के लिए मेरी पॉकेट के अंदर घुस जाती थी. I was missing her terribly. मैं उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था. It always seems that bad news spreads quickly. हमेशा ही ऐसा लगता है कि बुरी खबर बहुत जल्दी फैल जाती है. And in my case it was no different. और मेरे केस में बात कुछ अलग नहीं थी. इसका मतलब मेरी बुरी खबर भी दूर दूर तक फैल चुकी थी. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. हाई स्कूल में हर किसी को, यहाँ तक कि टीचर्स को भी मेरे इस बुरी हालत के बारे में पता लग गया था. I was embarrassed as if somehow I were responsible. और मैं घबरा गया था, ये सोचकर मानो इन सारी सिचुएशंस के लिए मैं ही जिम्मेवार था. What a way to start off at a new school. अरे नए स्कूल को स्टार्ट करने का कैसा तरीका था ये. This was not the kind of attention I was looking for. लेकिन मुझे इस तरीके की अटेंशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी. इसका मतलब नैरेटर ये तो चाहता था कि सारे उसके प्रति अटैचमेंट महसूस करें, उसको अटेंशन दें, लेकिन बुरी हालत के लिए उसे अटेंशन दी जाए, ऐसा नैरेटर ने कभी भी नहीं सोचा था. The next day at school, people were acting even more strange than usual. अगले दिन स्कूल में लोग पहले से भी कुछ ज़्यादा ही अजीब सा व्यवहार कर रहे थे. I was getting ready for gym class at my locker. मैं अपने लोकर के पास खड़ा जिम की क्लास के लिए तैयारी कर रहा था. People were milling around me, asking me to hurry up.
मिलिंग अराउंड मीन्स मूविंग इन एन एमलेस मैनर। लोग मेरे पास ऐसे ही घूम रहे थे और मुझे कह रहे थे कि जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से जो मेरे साथ अजीब हो रहा था तो मुझे कोई भी चीज़ अब सरप्राइज नहीं करती थी। इट ऑलमोस्ट सीम्ड that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why. ऐसा लग रहा था कि वे मुझे पुश कर रहे हैं, जिम के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने उसका कारण देखा कि क्यों वे ऐसा कर रहे थे। There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. वहाँ पर जिम में एक बड़ी सी टेबल थी जिसके ऊपर सारी तरह का सामान था केवल मेरे लिए। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे और वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लाए थे। स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, सारी तरह के अलग अलग कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स। इट वॉज लाइक क्रिसमस। सचमुच ऐसा लग रहा था कि मानो क्रिसमस आ गया था। सभी लोग मेरे लिए अलग अलग गिफ्ट लेकर आए थे। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। मैं बहुत ज़्यादा भावुक महसूस कर रहा था। People who had never spoken to me before but coming up to me to introduce themselves. वे लोग जिन्होंने मुझसे कभी पहले बात ही नहीं की थी, लेकिन आज वो मेरे पास आ रहे थे और अपना अपना परिचय दे रहे थे। I got all kinds of invitations to their houses. मुझे उनके घर में जाने के लिए सभी तरह के इन्विटेशंस मिले। Their genuine outpouring of concern really touched me. और वे मेरे प्रति जो कंसर्न दिखा रहे थे वो बिल्कुल जेन्युइन था। वे मेरे प्रति सचमुच चिंतित थे और उनके इस व्यवहार ने मेरे दिल को छू लिया। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. और फाइनली मैंने राहत की सांस ली और पहली बार सोचा कि चलो अब सिचुएशंस, अब चीज़ें ठीक हो रही थी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मैंने फ्रेंड्स बनाए। तो नैरेटर नए स्कूल को लेकर जो अनकंफर्टेबल महसूस करता था, अब वो फीलिंग खत्म हो गई थी। अब उसने दोस्ती कर ली थी। A month later I was at my house watching them rebuild it. एक महीने बाद मैं अपने हाउस पर ही था और उनको देख रहा था कि कैसे वो मेरे हाउस को फिर से बना रहे थे। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस समय सिचुएशन इस बार अलग थी। आई वॉजंट अलोन। मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 of my new friends फ्रॉम स्कूल। इस बार स्कूल से मेरे नए 2 मित्र थे मेरे साथ। It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. ये आग की वजह से हुआ था। आग वाली एपिसोड से ही मैंने अपनी थिंकिंग को चेंज कर दिया था। अब मैं अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स पर फोकस नहीं करता था। मैं अपने आसपास जो भी अद्भुत पीपल थे, वंडरफुल पीपल थे, उनके बारे में मैं सोचने लगा था। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब जब मैं अपने घर को रीबिल्ड होते हुए देख रहा था तो मैंने ये महसूस किया कि मेरी लाइफ भी तो वही काम कर रही थी। इसका मतलब अब उसकी लाइफ भी रीबिल्ड हो रही थी। पहले वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता था। उसने दोस्त भी नहीं बनाए थे। उसका मन नए स्कूल में नहीं लग रहा था और उसका हाउस जल जाने की वजह से जो वो उदास हो गया था, अपनी कैट को खो देने की वजह से जो वो उदास हो गया था, ये सारी नेगेटिव एनर्जी अब वो भूल रहा था। अब उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ भी रीबिल्ड हो रही थी। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" Curb means a stone edging to a street.
जब हम कर्ब पर बैठे थे और मेरे नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे तो मैंने सुना कि कोई मेरे पीछे से चल कर आया था और कह रहा था, क्या यह तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. और जब मैं मुड़ा ये देखने के लिए कि ये कौन था तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नैरेटर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया था क्योंकि एक स्वीट सरप्राइज उसके लिए तैयार था। लेट्स सी व्हाट वाज इट। अ वुमन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माय कैट। एक औरत मेरी बिल्ली को लिए हुए खड़ी थी। I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. मैं उछल पड़ा और उस औरत की बाहों से अपनी बिल्ली को झपट कर ले लिया। I held her close to me and cried into that beautiful orange fur. मैंने उसे अपने दिल से लगा लिया और उस सुंदर ऑरेंज फर वाली बिल्ली को देखकर रोने लगा। She purred happily. वो भी खुशी से आवाज़ें कर रही थी। My friends hugging me, hugging the cat and jumping around. मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गले लगा लिया, बिल्ली को भी गले लगा लिया और अब वो कूदते हुए चक्कर लगाने लगे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Apparently means clearly. स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आग से इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो इरेशनल बिहेव करने लगी और वो 1 मील दूर भाग गई। Freak means behave in a wild way or irrational way. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. उसकी कॉलर पर गले के पट्टे पर हमारे फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, लेकिन इस फायर ट्रेजेडी में हमारे फ़ोन नष्ट हो गए थे और इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गए थे। This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. इस अद्भुत औरत ने बिल्ली को ले लिया और बड़ी मेहनत करने लगी ये जानने के लिए कि ये बिल्ली किसकी थी। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. किसी न किसी तरीके से वो ये जरूर समझ गई थी कि इस बिल्ली को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था और अब इसे बहुत ज़्यादा याद भी किया जा रहा होगा। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. जब मैं वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और मेरी कैट सिकुड़ कर मेरी गोद में पड़ी हुई थी तो उस नुकसान और ट्रेजडी, दुख की जो सारी ज़बरदस्त फीलिंग्स थी अब वो डिमिनिश होती हुई, रिड्यूस होती हुई महसूस हो रही थी। आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. अब मैं थैंकफुल महसूस कर रहा था कि मेरी लाइफ अब फिर से शुरू हो गई थी। मेरे नए फ्रेंड्स बन गए थे और एक अजनबी औरत ने मेरे प्रति कितनी दया दिखाई थी। मेरी प्यारी बिल्ली की तेज तेज आवाज़ से भी अब मैं बहुत खुश था। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. मेरी बिल्ली भी वापस आ गई थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी को वापस से फिर से नई एनर्जी के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ जीना शुरू कर चुका था. I hope you have enjoyed this chapter. Thank you very much for watching this video.